नमस्कार मेरे प्रिय बालकों, आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल सीजे 9th में। चलिए एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक नया पार्ट लेके। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं इसको करने से पहले उसको जरूर देखें ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हमारा जो टॉपिक है आज वो क्या है? लेटेंट हीट। ये वो टॉपिक है या ये बोल सकते हैं लेटेंट हीट बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन आज आप समझ के ही जाओगे कि लेटेंट हीट होती क्या है। बेटा लेटेंट का मतलब होता है हिडन। क्या होता है? हिडन। हिडन का अगर मैं बोलूं तो छुपा हुआ, छुपा हुआ। ठीक है बेटा, छुपा हुआ, हिडन या फिर छुपा हुआ, यानी कि ऐसी हीट जो छुपी हुई है और हमें दिखाई नहीं पड़ती। लेटेंट हीट हम देख नहीं सकते कि हाँ ये हीट टेम्परेचर में आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन इस हीट को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि हीट ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसका मतलब कि जब किसी स्टेट में चेंज होता है, समझ रहे हो ना इसका मतलब? स्टेट में चेंज, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये जो चेंज होते हैं स्टेट्स में, ठीक है, ड्यूरिंग द चेंज कुछ हीट एक्स्ट्रा उनमें ऐड होती है। ये हीट हमें टेम्परेचर में, थर्मामीटर में हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हीट होती है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में कि why latent heat do not cause any rise in temperature, कि लेटेंट हीट की वजह से टेम्परेचर में कोई राइज क्यों नहीं होता, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि इसका एक साफ सिंपल आंसर है, क्योंकि जो हीट यूज होती है स्टेट को चेंज करने में वो राइज कैसे दिखाएगी टेम्परेचर में। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि आपने एक बॉयल में लिया है पानी, ठीक, उस पानी को आप गर्म करने के लिए रखोगे, ठीक, आप उसमें थर्मोमीटर भी लगा दो उस पानी में, आप हीट देते रहोगे, देते रहोगे, देते रहोगे, हीट देते रहोगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा वैसे ही भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वेपर बनना, लिक्विड जो है गैस के रूप में बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर आप दे रहे हो 100 से, अब 100 से ज्यादा भी तो होना चाहिए, लेकिन जो 100 से ज्यादा आप हीट उसे दे रहे हो वो हीट यूज हो रही है वेपर बनने में, यानी कि लिक्विड से गैस बनने में। ये जो लिक्विड से गैस बन रहा है ना, लिक्विड से जो गैस बन रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, ये टेम्परेचर जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो उसमें यूज हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो टेम्परेचर में राइज दिखाता 100 से 101 डिग्री सेल्सियस, 102, 103, हम तो हीट दे ही रहे हैं, है ना, तो हीट तो बहुत आगे तक जा सकती है, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, कितनी भी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता पानी के केस में। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं, 101, 102 जा सकता है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो किसमें रिक्वायर हो रही है, वो किसमें ऑब्जर्व हो रही है? स्टेट को चेंज करने में, लिक्विड से गैस बनने में वो हीट यूज हो रही है। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो हीट किसमें छुपी होगी? सोचो किसमें छुपी होगी? उस वेपर में, लिक्विड से जो वेपर बन रहा है, लिक्विड से जो गैस बन रही है, भाप बन रहा है, उस भाप के अंदर वो हीट छुपी हुई है। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कौन ज्यादा सीवियर बर्न करता है, किससे हमें ज्यादा हम जल सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पानी जो उबल रहा है या फिर जो भाप उस टाइम पे निकल रही है? तो हम उस भाप से ज्यादा जल सकते हैं, क्योंकि उस भाप के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस तो है ही, प्लस में लेटेंट हीट और है, तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस प्लस में लेटेंट हीट, तो उसके अंदर हीट ज्यादा हो गई, इसलिए वेपर से ज्यादा जलेंगे हम और पानी से कम जलेंगे। आगे हम उसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाई लेटेंट हीट डू नॉट कॉज एनी राइज इन टेम्परेचर, ऑल द हीट सप्लाइड टू द बॉडी, जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं बॉडी को, गेट यूटिलाइज टू चेंज
द स्टेट एंड कैन नॉट कॉज एनी राइज इन टेम्परेचर। जो एक्स्ट्रा हीट हम देते हैं किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड को आप गैस में बनाना चाहते हो तो हर एक लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा। उस बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद वो और ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं करता, वो बाकी का टेम्परेचर जो हम उसे देंगे वो अपने स्टेट चेंज करने में यूटिलाइज कर लेगा, यूज कर लेगा। इसी एक्स्ट्रा हीट को हम छुपी हुई ऊर्जा बोलते हैं, जिसे हम हिडन हीट बोलते हैं, जिसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो लेटेंट हीट है इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है ना, कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, जिसे हम मेल्टिंग में बोलते हैं। तो इसमें जैसे मान लो सॉलिड है, ठीक है, हम उसको थोड़ा हीट दे रहे हैं और जब हम उसको हीट देंगे, जैसे मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर भी होता है। तो वाटर और आइस क्या है सॉलिड, वाटर क्या है लिक्विड, तो दोनों 0 डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन लिक्विड को तो और कम होना और ज्यादा होना चाहिए उसका टेम्परेचर, लेकिन वो जो ज्यादा टेम्परेचर है वो स्टेट चेंज करने में यूज हो गया, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रह जाता है, टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता, बल्कि पहले वो स्टेट बदलेगा फिर टेम्परेचर उसका आगे बढ़ेगा। ठीक है, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसा बॉइलिंग वाला मैंने बताया था, कोई पानी को हम बॉइल करते हैं, ठीक है, तो वो वेपराइजेशन का टाइप हो गया और फ्यूजन का टाइप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं उसे देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो बच्चों इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो और समझने की कोशिश करो कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे कि इन्होंने कहा कि सीवियर बर्न कौन करेगा, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। स्टीम समझते हो ना, स्टीम मोमोज तो आपने जरूर खाए होंगे, ठीक है, तो कौन ज्यादा सीवियर बर्न करेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आप देखो कि मान लो एक बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी भर रखा है, ठीक है, ये है वाटर, ठीक है, अब नीचे लगा दी हमने आग, ठीक है, चूल्हे पे रख दिया है इसको हमने और इसको हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं इसको, और यहाँ पर हमने लगा रखा है थर्मोमीटर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से ऐसे 10 डिग्री सेल्सियस ऐसे करते करते यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ठीक, हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, बॉईल कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिखा देगा। ठीक, उसके आगे आप देखोगे ही नहीं, टेम्परेचर हमारे पास और भी है, यहाँ पर 101 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस ऐसे भी है, लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे बॉइल होके अब वो बनने लगेगा वेपर, यानी कि गैस में बदलने लगेगा, वेपर बन जाएगा। क्या बनेगा, वेपर। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस है, एक्स्ट्रा हीट उसे और दे रहे हैं, लेकिन आगे क्यों नहीं टेम्परेचर में राइज हो रहा है, क्योंकि अब वो जो ऊर्जा है ना, वो जो हीट है इसके पास, एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं, वो किस में यूज हो रहा है, इस लिक्विड को वेपर बनाने के लिए, इस लिक्विड को, जो वाटर है लिक्विड को, इसको वेपर बनाने के लिए, स्टेट चेंज होने में यूज हो रहा है, जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी है, फिर और ज्यादा हम हीट देते हैं तो 101 डिग्री सेल्सियस ना होते हुए वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो किस में यूज हो जा रहा है, स्टेट चेंज करने में, यानी कि लिक्विड से गैस होने में वो हीट, एक्स्ट्रा हीट यूज हो जा रहा है। तो मतलब इस वेपर के पास 100 डिग्री सेल्सियस तो है, 100 डिग्री सेल्सियस हीट तो है, प्लस में इसके एक छुपी हुई ऊर्जा जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेटेंट हीट भी है। तो बताओ कौन ज्यादा गर्म होगा, ये पानी ज्यादा गर्म होगा कि ये वेपर ज्यादा गर्म होगा। तो आप भी समझ सकते हो कि ये भी 100 डिग्री सेल्सियस है, वेपर में भी 100 डिग्री सेल्सियस, प्लस में इसके पास एक्स्ट्रा हीट जो हम दे रहे हैं वो भी है, जो कि स्टेट चेंज होने में यूज हो रहा है। तो मतलब ज्यादा ताकतवर तो ये वेपर हो गया, है ना, तो इसी वेपर को हम स्टीम भी बोलते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर उतना बर्न नहीं करता जितना 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम करता है। ठीक है, स्टीम क्यों करता है, क्योंकि इसके पास प्लस में लेटेंट हीट भी होता है, इसीलिए स्टीम ज्यादा हमको बर्न कर सकता है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है।
ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप प्रैक्टिकल करके देख लो। ठीक है, चलिए, नहीं भाई जलना वलना मत, ठीक है, प्रैक्टिकल ऐसा मत करना कि आप जल जाएं, अपने आप को हानि नहीं पहुंचानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा पेपर में आता है और आपको इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए, एक बेहतरीन ग्राफ की मदद से हम समझते हैं कि कैसे हम लेटेंट हीट को ग्राफ द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज हम देखते हैं कि कैसे होता है स्टेट जब चेंज होती है। इससे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि कैसे ये वर्क करता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि जब हम स्टेट ऑफ मैटर का लाइक कन्वर्जन करते हैं, लाइक सॉलिड से लिक्विड करते हैं या फिर लिक्विड से गैस करते हैं, तो कैसे टेम्परेचर में चेंज होता है और कैसे नहीं होता है। ठीक है, इसमें लेटेंट हीट का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक, तो हम देखेंगे जो एक्स हमारा एक्सिस है, इसको हम हीट एनर्जी मान लेते हैं। मतलब हम जितना आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे 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 हम बढ़ते जाएंगे, उतना मान लो हम हीट देते जा रहे हैं। यहाँ पर कम हीट है, हीट, हम उसको हीट ज्यादा ही देते जा रहे हैं। ठीक है, हीट एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। और जब हम हीट देंगे तो आपको पता है टेम्परेचर में राइज होगा, है ना, जितना हीट हम देंगे उतना टेम्परेचर में राइज होगा। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हमने दिखा रखा है। देखो, वाई एक्सेस पे हमने टेम्परेचर दिखाया है, यहाँ लिखा हुआ -5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, ऊपर क्या लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना कि -5 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या लगता है कि वाटर को लेके चलते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है वाटर -5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? -5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा? आइस में ही रहेगा, है ना, सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। चलिए, तो -5 डिग्री सेल्सियस पे भी वो सॉलिड है, -4 पे भी होगा, -3 पे भी, -2 पे भी, -1 पे भी वो आइस ही रहेगा। हम हीट और आगे देते हैं। जैसे हमने हीट बढ़ना स्टार्ट किया, हीट बढ़ता हुआ आगे गया, तो 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस से हम 0 पे तो आते हैं, है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आता है तो वो आइस ही रहेगा, आपको पता है। तो बेटा हम थोड़ा और उसको हीट देते हैं। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि 0 डिग्री सेल्सियस से आगे तो बढ़ ही नहीं रहा। देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस, हम हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं तब भी वहां पर आइस है। फिर थोड़ा और हीट देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हीट से वो वाटर बन गया। क्या बन गया? वाटर। लेकिन अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि जो हम हीट दे रहे हैं वो स्टेट को चेंज कर रहा है। जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो स्टेट को चेंज कर रहा है, टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा। ठीक, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी बन गया। ठीक, अब होगा राइज। अब थोड़ा और हीट देंगे तो वाटर, अभी भी वाटर रहेगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3, 4 ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे टेम्परेचर आगे जाएगा। ठीक है, 99 डिग्री सेल्सियस वाटर ही रहने वाला है। जैसे ही हीट करता है 100 डिग्री सेल्सियस, तब भी वाटर रहेगा। लेकिन थोड़ा सा हीट हम और आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा। अब फिर से टेम्परेचर में राइज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि अपना स्टेट चेंज करें। तो वाटर से ये अब किस में चेंज होगा? गैस में, यानी वेपर में। ठीक, वाटर क्या था? लिक्विड। अब ये बनेगा वेपर, यानी स्टीम बनेगा, है ना। वाटर जब उबलने लगता है, पानी जब उबलने लगता है तो क्या बनता है? भाप ही तो बनता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, थोड़ा और हमने उसको आगे हीट दिया, फिर भी 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब वो गैस में बदल चुका है। ठीक है, वेपर बन चुका है। इट मीन्स यहाँ पर भी लेटेंट हीट ही काम आई है। जहां जहां पर आप देख रहे हो आइस से वाटर बना, स्टेट चेंज हुआ, टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम हीट उसको दे रहे हैं, तो वो हीट क्या थी? लेटेंट हीट में छुप गई है। ठीक है, आगे हमने जब हीट दिया तो टेम्परेचर में राइज हुआ, फिर यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स वाटर से वेपर बना 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, लेकिन हीट तो हम फिर भी लगातार उसको दे रहे हैं। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा हीट हमने दी वो क्या थी? लेटेंट हीट। उसने अपना काम क्या किया? स्टेट को चेंज किया। लिक्विड से किस में चेंज किया? उसको गैस में चेंज किया। ठीक, ऐसे ही वेपर अब गैस बन चुका है। वेपर का मतलब क्या हुआ? वो गैस बन चुका है। अब वो हम उसको और हीट देंगे तो टेम्परेचर में राइज होगा।
ठीक है, अब टेम्परेचर में राइज होगा। वेपर को भी हम और आगे ज्यादा हीट देते हैं, याद करो गैस को हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हीट देते हैं तो प्लाज्मा में बदलता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा कई बार आ सकता है, पेपर में आता है। अब जैसे आपको पता है कि इस बार से सीबीएसई ने इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा डाल रखे हैं, ठीक है, मतलब कि आप कितना गहराई में जाकर चीजों को समझते हैं वो मायने रखेगा। पेपर में कभी भी ऐसे जो बुक में क्वेश्चन है वैसा उठा के अब नहीं दे रहा सीबीएसई, अपना पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है बेटा। तो आपको एकदम डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा और हम आपको डीप में जाके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगे चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है, उसे बोलते हैं इवोपरेशन, ठीक है। इवोपरेशन के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, बने रहिए। तो बच्चों ये जो टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इस चीज को कि इवोपरेशन क्या है, ठीक। इवोपरेशन क्या है, आपने पहले इससे मिलता जुलता वर्ड सुना होगा ना, वेपराइजेशन, है ना। वेपराइजेशन क्या होता था, लिक्विड से जब कोई चीज गैस में चेंज होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वेपराइजेशन, ठीक। जैसे वाटर था, वाटर को अगर मैं हीट दूं 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, है ना, वेपराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वेपराइजेशन दो इसको सेगमेंट में देख सकते हैं, वेपराइजेशन होना मतलब इवोपरेशन और बॉइलिंग, हाँ ये दो अलग सेगमेंट है। लाइक बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या होता है कि जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस वेपर बनना स्टार्ट होगा तो हम उसे क्या बोल देंगे कि बॉइलिंग हो रही है, ठीक है। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो, मतलब कि मान लो 48 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री से बिलो के टेम्परेचर पर अगर वाटर वेपर में बदल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवोपरेशन हो रहा है। हाँ, बस इतना ही डिफरेंस है कि वेपराइजेशन तो आप समझ रहे हो कि वाटर का वेपर बनना इज कॉल्ड वेपराइजेशन, चलो ठीक है। तो वेपराइजेशन दो तरीके से हो सकते हैं, पहला बॉइलिंग के तरीके से, दूसरा इवोपरेशन से। तो बॉइलिंग क्या होगा, बॉइलिंग तभी होगा जब हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तब जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बने तो हम बोलेंगे बॉइलिंग हो रही है, ठीक है। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही, मान लो 48 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, 60, 70 ऐसे डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 100 से नीचे हो और इस पर अगर पानी भाप बन के उड़ जाए तो इसे हम बोलेंगे इवोपरेशन। बस इतना सा डिफरेंस है। और हमारे डेली लाइफ में तो हम ज्यादातर क्या देखते हैं, इवोपरेशन देखते हैं। जैसे कि मान लो आप जा रहे थे और क्या कहते हैं, आपके हाथ से पानी गिर गया, ठीक है, फ्लोर पे। तो फ्लोर पे पानी गिर गया तो क्या हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कभी नहीं होता, है ना। हमारे रूम का टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बहुत गर्मी आएगी, कितना हो जाएगा, 30, 40, है ना, इतना तो होगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो पानी क्या होता है कि जब फ्लोर पे गिर जाता है, अगर आप ना भी उसको पोंछे तब भी अपने आप वो सूख जाएगा। तो मतलब सूख गया तो क्या हो गया, लिक्विड से वेपर ही तो बना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वेपर बना नहीं। तो ये पानी वेपर बना लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवोपरेशन, ठीक है। अब इवोपरेशन के कुछ फैक्टर्स हैं कि कैसे इवोपरेशन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। इस फैक्टर्स को समझिए, क्या है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन कि इवोपरेशन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि सरफेस एरिया लिखा हुआ है, सरफेस एरिया आप बढ़ा दोगे, जैसे ही सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तब आपका इवोपरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवोपरेशन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, जैसे कि ये कपड़ा है, कपड़ा, ठीक है, इसको मैंने पानी में भिगोया, ठीक है। जैसे आप कपड़े धुलते होगे, ठीक, पानी में भिगोया और फिर उसके बाद इसको मैंने ऐसे मोड़ के ऐसे एक जगह पे रख दिया, ठीक। तो क्या जल्दी से सूखेगा, नहीं। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, अब जल्दी सूखेगा, क्यों, इसका सरफेस एरिया हमने कम कर दिया था, इसका सरफेस एरिया हमने कम कर दिया, तब अब इसमें से वाटर निकलने की जो जगह है वो भी कम हो गई है, तो इसका मतलब इवोपरेशन भी स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं इसका सरफेस एरिया इतना बढ़ा दूं,
ये देखो सरफेस एरिया मैंने बढ़ा दिया, अब हर जगह से पानी जल्दी जल्दी निकलेगा, तो मतलब इसका मैंने इवोपरेशन का रेट बढ़ा दिया क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा था। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट एट गिवन टेम्परेचर, मतलब आपके सराउंडिंग्स में, आप समझो इसको, थोड़ा समझो। ह्यूमिडिटी बहुत बड़े बड़े बच्चों से पूछ लोगे ना, उनको भी समझ में नहीं आती है जी, ठीक है, लेकिन आपको समझ आएगा। आप थोड़ा इसको समझो ध्यान से कि आप बैठे हो अपनी जगह पे, ठीक, आपके सराउंडिंग में आपको दिखता नहीं है, आपको एयर दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के साथ मिलकर, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं कि कितने वाटर के वेपर एट द टाइम आपके आसपास हैं, उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे कि बारिश के मौसम में बारिश हुई होती है ना, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स आपके सराउंडिंग में ज्यादा होते हैं, तो मतलब ह्यूमिडिटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। और गर्मियों में जब बारिश नहीं हुई होती, एकदम तगड़ी गर्मी पड़ती रहती है, ठीक है, जैसे अभी हो रही है अप्रैल में, मई में, ठीक है, जून में, जुलाई में, है ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बारिश नहीं हुई होती है, तो मतलब कि तो पानी का तो नामो निशानी नहीं है, तो मतलब ह्यूमिडिटी क्या है? कम है। तो आप बताओ कि इवोपरेशन कब ज्यादा होगा? जब वाटर के ड्रॉपलेट्स आपके आसपास होंगे, जब वाटर के ड्रॉपलेट्स आपके आसपास नहीं होंगे। क्या लगता है आपको? सोचो। जाहिर सी बात है कि पानी इवोपरेशन तभी ज्यादा होगा जब वाटर के ड्रॉपलेट्स आपके आसपास नहीं होंगे, मतलब ह्यूमिडिटी कम होगी। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तब इवोपरेशन ज्यादा होगा। हाँ, जब ह्यूमिडिटी कम होगी तब इवोपरेशन ज्यादा होगा। मैं ये फैक्टर ऐसे बता रही हूं कि हमें इवोपरेशन को बढ़ाना है। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तब इवोपरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है? कितने वाटर के वेपर एट द गिवन टेम्परेचर आपके सराउंडिंग्स में है। ठीक, ठंडियों में भी देखो इवोपरेशन कम होता है ना, फर्श पे पानी गिर जाए तो बड़ी देर बाद सूखता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ठंडी होती है, वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, वाटर वेपर होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है, ज्यादा होते हैं, तो ह्यूमिडिटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी जल्दी से सूख नहीं पाता, है ना। और गर्मियों में पानी गिरा नहीं कि एक बार ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे पानी गिरा और ऐसे देखोगे अरे सूख गया, है ना, इतनी जल्दी हो जाता है। तो क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है बेटा उस टाइम पे, तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवोपरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए, तो भैया फैक्टर है सनलाइट। सनलाइट बेटा मतलब टेम्परेचर, है ना, सनलाइट का मतलब आप समझ लो टेम्परेचर। जैसे ठंडियों में क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि सनलाइट बहुत कम ही देखने को मिलती है, ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से ठंडियों में कपड़े देर से सूखते हैं, ठीक है, तो मतलब इवोपरेशन कम होता है। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा इवोपरेशन भी कम हो जाएगा। ये तो आपको भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवोपरेशन बढ़ेगा, मतलब कि पानी जल्दी सूखेगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उतना ही पानी जल्दी सूखता है, तो मतलब इवोपरेशन जल्दी जल्दी होगा जब सनलाइट या फिर टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा, ठीक है, ये तो सबको पता है। विंड स्पीड, बेटा विंड स्पीड, विंड स्पीड। अच्छा बताओ, आपके घर पे पोछा लगता है? सबके घर पे पोछा लगता है, मम्मियाँ पोछा लगाती हैं या फिर आप ही लगाते हो, ठीक है, मैं भी अपने घर पे पोछा लगाती हूँ, ठीक है। तो पोछा जब आप लगाते हो तो पंखा चला देते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जल्दी सूख जाए, वरना पोछा लगा रहेगा और मतलब ठंडियों में तो वैसे भी जल्दी से नहीं सूखता है। और ये तो भैया पता है, सबको पता है भाई ये बात कि जैसे ही पोछा लगता है ना वैसे ही पूरे घर को काम याद आता है, इस कमरे से उस कमरे, है ना, वो पोछा लगा रहेगा ऐसे जाएंगे। तो इसीलिए मम्मियाँ क्या करती हैं कि पोछा लगाया नहीं कि तुरंत विंड स्पीड बढ़ा दी, मतलब पंखा को चला दिया तो विंड, वैसे तो हवा नहीं थी, कम चल रही थी, तो जैसे ही आप पंखा चला देते हो विंड की स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इवोपरेशन जल्दी होगा। विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवोपरेशन जल्दी होगा, जल्दी से जो पोछा लगा है वो सूख जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जैसे हवा तेज चलती है, हवा ज्यादा रहती है तो इवोपरेशन भी जल्दी होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आए होंगे। फैक्टर्स क्या थे? देखिए इवोपरेशन के फैक्टर्स क्या थे कि सरफेस एरिया बढ़ा दो तब आपका इवोपरेशन बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी को कम कर दो, है ना, ह्यूमिडिटी को कम कर दो तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तब आपका क्या होगा,
टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी ह्यूमिडिटी कम होगी तब आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा। सनलाइट यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। विंड स्पीड बढ़ेगी तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा। ये है फैक्टर्स आपके, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप हमको करिए कमेंट, हम आपके लिए फिर से इस टॉपिक को रिपीट कर देंगे, ठीक है। यहीं पर इस चैप्टर की होती है समाप्ति। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। अपने 9th को बढ़िया से स्टार्ट कीजिए, ठीक। नमस्कार।